विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। संघ राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की जो आवश्यकता है वो कई कारणों से पड़ती है। एक तो वह संविधान का रक्षक माना जाता है ना, क्योंकि भारत में लिखित और कठोर संविधान को अपनाया गया है और इसके साथ ही संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को मान्यता प्रदान की गई है। संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने का कार्य सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जाता है। दूसरी इसलिए भी है कि संघात्मक व्यवस्था का यह रक्षक है ना। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसके अंतर्गत संविधान द्वारा ही संघ और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय इस शक्ति विभाजन की रक्षा करता है और संघीय या राज्य सरकारों को अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर कोई कार्य करने से रोक सकता है। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में भी हम बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों को जो भारतीय संविधान के द्वारा मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, इसकी रक्षा भी सर्वोच्च न्यायालय करता है। यदि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या अन्य कोई सत्ता नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करती है तो सर्वोच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण के लेख जो रिट जारी करता है, जैसे इस संदर्भ में आदेश जारी कर नागरिकों की अधिकारों की रक्षा करता है। तो इस प्रकार जो है संघात्मक व्यवस्था के रक्षक और मूल अधिकारों के रक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का संगठन किस प्रकार से होता है। मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी और संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, न्यायाधीशों का वेतन और सेवा शर्तें निश्चित करने का अधिकार संसद को दिया गया है। संसद के द्वारा समय समय पर कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की गई है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संसद ने मार्च 2008 में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1985 को संशोधित करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 31 यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश कर दी है। इस प्रकार वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 31 न्यायाधीश कार्यरत है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में व्यवस्था है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त इस न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेगा। यानी राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है और वह जो है उसके परामर्श के आधार पर ही लेता है। राष्ट्रपति के द्वारा ये नियुक्तियां सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श के आधार पर की जाती हैं और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस प्रसंग में राष्ट्रपति को परामर्श देने से पूर्व 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह, जिसे कॉलेजियम कहते हैं, से लिखित परामर्श प्राप्त करने तथा इस परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने अपने सर्वसम्मत निर्णय में कहा है कि वरिष्ठतम न्यायाधीशों से के समूह कॉलेजियम को एक मत से और लिखित सिफारिश करनी चाहिए और जब तक न्यायाधीशों के समूह की राय मुख्य न्यायाधीश के विचार से मेल नहीं खाए तब तक मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति से कोई सिफारिश नहीं की जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश परामर्श की प्रक्रिया पूरी किए बिना न्यायाधीशों की नियुक्ति और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं तो सरकार ऐसी सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब हम देखते हैं कि न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में
कौन कौन बनने के लिए कौन कौन सी आवश्यक जो अर्हताएं या योग्यताएं होना आवश्यक है। सबसे पहले कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह किसी उच्च न्यायालय अथवा ऐसे 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, या राष्ट्रपति के विचार में वह एक पारंगत विधिवेत्ता हो, है ना। तो ये सब जो है योग्यताएं उसमें होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आयु जो है 65 वर्ष है। यद्यपि जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की भांति भारतीय संविधान में आजीवन कार्यकाल की व्यवस्था नहीं की गई है, फिर भी वर्तमान व्यवस्था व्यवहारतः वैसी ही है, क्योंकि भारत में औसत आयु 65 वर्ष को देखते हुए जो है 65 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। और इनके जो वेतन भत्तों और सेवा शर्तें हैं वो सब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 125 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतन दिए जाएंगे जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे, यानी संसद विधि के द्वारा कानून बनाकर इनका वेतन भत्ते को निर्धारण करने का अधिकार दिया गया है। इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से केवल प्रमाणित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है, और इस संबंध में अपदस्थ करने की कार्यविधि निश्चित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। कार्यविधि चाहे जो भी हो, लेकिन संसद के दोनों सदनों को अलग अलग अपने सदस्यों की संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 मत से प्रस्ताव पास करना होगा, और वह प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को पदच्युति का आदेश जारी करेगा, और इस संबंध में यह आवश्यक है कि न्यायाधीश के विरुद्ध अपदस्थ करने का प्रस्ताव एक ही सत्र में स्वीकार होना चाहिए, और न्यायाधीश को अपने पक्ष के समर्थन तथा उसकी पैरवी करने का पूरा अधिकार प्रदान किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो उन्मुक्तियां प्राप्त हैं उसमें न्यायाधीशों को अपने सभी कार्यों और निर्णयों के लिए आलोचना से मुक्ति प्रदान की गई है, किंतु सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय या किसी न्यायाधीश की किसी सम्मति की शैक्षिक दृष्टि से आलोचनात्मक विवेचना की जा सकती है। न्यायाधीशों पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि उन्होंने किसी प्रेरणा या हितवश एक विशेष प्रकार का निर्णय दिया है। अब हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की जो क्षेत्राधिकार कैसे है, किस प्रकार का है। तो सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक क्षेत्राधिकार प्राप्त है, और विश्व के किसी न्यायालय को इतना ही शायद क्षेत्राधिकार प्राप्त हो। इसके अंतर्गत तीन रूपों में उसके क्षेत्राधिकार की हम व्याख्या कर सकते हैं। पहला प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार, और तीसरा परामर्शीय क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ऐसे विषय आते हैं जिसमें भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य बीच विवाद से संबंधित हो, और भारत सरकार, राज्य या कई राज्य तथा एक राज्यों के बीच के विवाद हो, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो, जिसमें कोई ऐसा प्रश्न अंतर्निहित हो जिस पर किसी वैध अधिकार या अस्तित्व का विस्तार निर्भर हो। तो सर्वोच्च न्यायालय को केवल संघ सरकार तथा राज्य सरकारों के पारस्परिक विवादों के संदर्भ में ही प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है, अर्थात इस प्रकार के विवाद केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही उपस्थित किए जा सकते हैं। दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो इसमें है सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के साथ साथ संविधान ने अपीलीय क्षेत्राधिकार भी प्रदान किया है। उसे समस्त राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला संवैधानिक जो अपीलीय अधिकार है ना,
कि संविधान के अनुच्छेद 132 के अनुसार यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विवाद में संविधान की व्याख्या का कोई महत्वपूर्ण सारगर्भित प्रश्न अंतर निहित है, तो उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। इसी तरह दीवानी मामलों में भी, जिनमें 20,000 की राशि से अधिक से संबंधित विवाद हो, सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। फौजदारी मामलों में जो है अपील प्रस्तुत होने पर किसी व्यक्ति की उन्मुक्ति का आदेश रद्द या मृत्युदंड दे दिया हो, यदि उच्च न्यायालय ने अपील प्रस्तुत करने पर किसी व्यक्ति की उन्मुक्ति का आदेश रद्द कर उसे मृत्युदंड दे दिया हो, या ऐसे मामलों में अपील की जा सकती है जिसमें उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय से अभियोग विचारार्थ अपने पास मंगवाकर अभियुक्त को प्राणदंड दे दिया हो, और अगर उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार के योग्य है, तो उनकी अपील भी सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। लेकिन यहाँ यह भी है कि सैनिक न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय को यह जो विशिष्ट अपील की शक्ति प्रदान की गई है, उसके द्वारा इसका प्रयोग असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री सहित भारतीय संघ के सभी पदाधिकारियों के चुनाव संबंधी विवादों पर निर्णय देने का भी अधिकार प्राप्त है। तीसरा जो क्षेत्राधिकार आता है हमारा सर्वोच्च न्यायालय का, वो है परामर्शकारी क्षेत्राधिकार। संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान किया है। अनुच्छेद 143 के अनुसार यदि कभी राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न पैदा हुआ है जो सार्वजनिक महत्व का है, तो उस प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। इस पर जो है न्यायालय संवैधानिक दृष्टि से ऐसी बाध्य नहीं है कि उसे परामर्श देना ही पड़े, किंतु वो उस परामर्श को देने का अधिकार रखता है और चाहे तो वो दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार जो है वो मुकदमेबाजी को रोकने और उसे काफ़ी जो है सीमा तक कम करने में सहायक होता है। इसके अतिरिक्त कुछ सर्वोच्च न्यायालय के इन क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अन्य रूपों में भी कार्य किया जाता है। जैसे अनुच्छेद 129 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान किया गया है। इससे आशय है कि इस न्यायालय के अभिलेख सभी जगह साक्षी के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। उन्हें किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर उनकी प्रामाणिकता के विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता। और दूसरा कि न्यायालय अवमान के लिए इस न्यायालय के द्वारा न्यायालय अवमान कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए दंड दिया जा सकता है। वैसे तो यह बात प्रथम स्थिति में ही स्वतः मान्य हो जाती है, लेकिन भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को उसका अवमान करने वालों को दंड देने की व्यवस्था विशिष्ट रूप में कर दी गई है। इसी तरह सर्वोच्च न्यायालय, जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि मौलिक अधिकारों का रक्षक है और अनुच्छेद 32(1) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को विशेष रूप से संविधान में उत्तरदायी ठहराया गया है कि वह मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित कार्यवाही करे, और इसके लिए वो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण लेख जारी कर सकता है। तो इस प्रकार हमने जो है इसका जो क्षेत्राधिकार काफ़ी व्यापक दिया गया है, और सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायाधीशों की निष्पक्षता बनी रहे और इसके लिए भारतीय संविधान द्वारा न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने का भी पूरा प्रावधान किया गया है। न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए संविधान में जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को सौंपा गया है, जो मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से परामर्श प्राप्त करते हुए न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इसी तरह उनको कार्यकाल में जो है लंबा कार्यकाल किया गया है। 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर वो आसीन रहते हैं और उन्हें साधारणतः पदच्युत नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को केवल
सिद्ध कदाचार अथवा अक्षमता के आधार पर ही हटा सकता है, लेकिन वह भी ऐसा तभी कर सकता है जब इस हेतु संसद के प्रत्येक सदन की समस्त संख्या के बहुमत द्वारा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित प्रस्ताव उसके समक्ष रखा जाए। पदच्युति की इस प्रक्रिया को व्यवहार में अपनाया जाना भी कठिन है। इसी प्रकार उनको पर्याप्त वेतन भत्ते दिए गए हैं, संसदीय नियंत्रण से परे रखे गए हैं, है ना। संविधान में वर्णित है कि वित्तीय आपात को छोड़कर अन्य किसी भी आपात में जो है न्यायाधीशों के वेतन में कटौती नहीं की जाएगी और सर्वोच्च न्यायालय को संसद के नियंत्रण से स्वतंत्र रखने के लिए ये व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय के सभी व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। इसी प्रकार कार्यप्रणाली का सर्वोच्च न्यायालय को अपनी कार्यप्रणाली के नियम बनाने का अधिकार है और वह अपने कर्मचारियों पर नियंत्रण कर सकता है ना। अपने और न्यायालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के द्वारा की जाती है ना। और उन्हें कई उन्मुक्तियां प्राप्त हैं कि उनके कार्यकाल में जो कर्तव्य पालन करते हुए जो भी कार्य किए गए उसे जो है संसद किसी भी न्यायाधीश को के किन्हीं भी ऐसे कार्यों पर जिसे उसे कर्तव्य पालन करते हुए किया है उस पर विचार विमर्श नहीं कर सकती, है ना। तो इस तरह से जो है न्यायाधीशों की स्वतंत्रता और उनके जो वेतन, उनकी न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए संविधान में ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं कि जिससे कि वो अपना निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्य पालन कर सकें और एक स्वतंत्र न्यायपालिका ही देश और संविधान और मौलिक अधिकारों की रक्षक या प्रहरी के रूप में कार्य कर सकती है। तो इस तरह से जो है सर्वोच्च न्यायालय की जो ये व्यवस्था है संविधान में हमारे की गई है। धन्यवाद।